बच्चों नमस्कार। आज भूगोल के अंतर्गत आपको नया पाठ पढ़ाना है। इसके पूर्व में आपको एक वीडियो भेजा गया था जिसमें कोर्स के बारे में चर्चा है। एक फोटो भेजा गया है जिसमें ये भी दिया है कि 30% जो कोर्स कम हुआ है वो कितना कम हुआ है और जो से 70% बचा है वो दूसरे फोटो में आपको भेजा गया है कि कौन सा कोर्स बचा है। तो उस 30% को आपको नहीं पढ़ना है, यद्यपि उसमें बहुत सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। आज जो बचा हुआ शेष कोर्स है उसमें एक भाग है भू संसाधन एवं कृषि। तो इसको दो भाग में, एक भू संसाधन अलग पढ़ाएं, कृषि अलग पढ़ाएंगे। भू संसाधन के बारे में आज बताना है। आज की चर्चा का विषय भू उपयोग का अर्थ, भू उपयोग का वर्गीकरण। वर्गीकरण में वनों के अधीन क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र, बंजर व कृषि अयोग्य, स्थायी चरागाह, परती भूमि, वृक्ष फसल व उपवन, इतने भागों में भूमि का उपयोग होता है। आज का विषय है भू उपयोग। इसका क्या अर्थ होता है? भू उपयोग कहते हैं हम पृथ्वी के धरातल का या भूमि का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। पूरे विश्व में इस पृथ्वी के धरातल का किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, कहाँ कहाँ पर उपयोग हो रहा है और कहाँ पर उपयोग नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों का हम कह सकते हैं भू उपयोग। भूमि का क्या उपयोग है, किस प्रकार से उपयोग हो रहा है। इसके लिए हम भू उपयोग को समझने के लिए भू उपयोग का वर्गीकरण करते हैं। भू उपयोग किस प्रकार से, कितने वर्गों में इसका कैसे कैसे उपयोग हो रहा है। सबसे पहला है वनों के अधीन क्षेत्र। पृथ्वी पर, संपूर्ण भूमंडल पर वनों के अधीन कितने क्षेत्र में वन विस्तारित हैं, वो है लगभग 23.3%। जितना कुल धरातल है उसका चौथाई से थोड़ा सा कम भाग वनों से आच्छादित है। बहुत से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत 100% वन ही आच्छादित है। अपने देश में पूर्वांचल में, असम में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, बहुत वन आच्छादित है। ऐसे बहुत से देशों में वन आच्छादित क्षेत्र बहुत पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के 23.3% भाग वनों से आच्छादित है। दूसरा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जहाँ पर हम कृषि करते हैं, फसलें उगाते हैं, फसलों को जो बोया जाता है उतना क्षेत्र कितना है जिससे लोगों की जीविका चलती है, ये है 45.5, लगभग 50% से कुछ कम। ये दूसरा जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र पहले कम था, धीरे धीरे जनसंख्या के विकास के साथ साथ में ये क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भूमि की उपयोगिता बढ़ती है, अनाज की आवश्यकता बढ़ती है जनसंख्या के साथ साथ में। तो हम भूमि के क्षेत्र में अनाज बोने, फसलें उत्पन्न करने का क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त, जो कृषि कार्य में नहीं प्रयुक्त हो रहा है, वनों में भी नहीं प्रयुक्त हो रहा है, कृषि कार्य में भी नहीं प्रयुक्त हो रहा, ऐसा भी क्षेत्र है ये लगभग 8.7% क्षेत्र है। इसमें बस्ती जहाँ पर गांव बसे हुए हैं, नगर बसे हुए हैं, ये क्षेत्र आता है। सड़कें, रेल, नहर, ये सब क्षेत्र आते हैं। सड़कें बिछाई गई हैं, रेलवे का जो भाग है जिस पे न तो हम कृषि करते हैं न तो वन आच्छादित है, सड़कें हैं, नहरें हैं, इन सब क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र कहा जाता है जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त हो रहा है। अगला भाग है बंजर व कृषि अयोग्य भूमि।
ये कुल भूमि का लगभग 5.5%, 5.5% है। जो बंजर पड़ा हुआ है, जहाँ पर खेती नहीं होती है और भी अन्य उपयोग भी नहीं होता है, वनों से आच्छादित भी नहीं है, इसको बंजर कहते हैं। और इसके अलावा कृषि के लिए अयोग्य है, बंजर भी अयोग्य है। और भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो यहाँ पर कृषि नहीं हो पाती, पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत में पत्थर है, वहाँ वन भी नहीं हो पाते हैं, खेती भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे क्षेत्र को बंजर और कृषि अयोग्य क्षेत्र कहा जाता है। 5वां है स्थायी चरागाह। कुछ चरागाह ऐसे हैं जो स्थायी रूप से हमेशा पड़े रहते हैं, जिन पे पशुओं का चारण होता है। लोग गायें भैंसे पशु चराते रहते हैं और उसमें और कोई उपयोग नहीं होता है, इसको स्थायी चरागाह कहते हैं। कुछ अस्थायी चरागाह भी होते हैं, कुछ समय के लिए पड़े होते हैं तो चरागाह आ जाता है, इसके बाद दूसरा उपयोग शुरू हो जाता है, खेती होने लगती है। तो ये स्थायी चरागाह में 3.3% भाग है। अगला है परती भूमि, ये 4.9% भाग है। परती भूमि पहले बहुत अधिक छोड़ी जाती थी। परती कहते हैं जब भूमि का कुछ भाग कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है कि वो उपजाऊपन उसमें आ जाए। खेती करते करते उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको हम परती छोड़ देते हैं। परती छोड़ने से उर्वरा शक्ति अपने आप बढ़ती है और कुछ दिन के बाद फिर खेती करने लगते हैं, इसको परती कहते हैं, छोड़ दिया जाता है। लेकिन जनसंख्या के दबाव के कारण, अधिक कृषि फसलें लेने के कारण ये परती भूमि का भी क्षेत्रफल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अब तो बहुफसली खेती होती है, बहुत फसलें उत्पन्न की जाती हैं, 2-3 फसलें उगाई जाती हैं, तो परती भूमि का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। अगला है वृक्ष फसल व उपवन। बहुत सी स्थान ऐसा उपयोग किया जा रहा है भूमि का जहाँ पर वृक्ष फसल, वृक्षों के रूप में फसल उगाई जाती है। फसल कहते हैं जहाँ से अनाज ही नहीं है, वृक्ष में जैसे फल फूल प्राप्त होते हैं। नींबू की फसल है, आम की फसल है, संतरे की फसल है, अंगूर की फसल है, इनको वृक्ष फसल कहते हैं। और उपवन, बहुत से बगीचे हैं जो सुंदरता के लिए, सौंदर्य के लिए, उसे पार्क में बहुत रहता है, पार्क में बगीचा लगा हुआ है, लोग घरों के आसपास बगीचा छोड़ते हैं, इसमें और कोई उपयोग नहीं होता, सुंदरता का और वातावरण को शुद्ध करने का कार्य से होता है। तो इस प्रकार से ये इतने भागों में भूमि का उपयोग होता है। कुल भूमि का जो हमने बताया 7 भागों में विभाजित करके इसका उपयोग बताया गया है। आज के दिन बस इतना ही। आप कोर्स को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी पर नोट कर लें कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ कोर्स से बाहर हो गई हैं 30% में, उसी के अनुसार हम अध्ययन आपको आगे कराएंगे और आप ढंग से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।